बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लीन रूम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को। और क्लीन रूम की इंपॉर्टेंस को हमें इस तरह अंडरस्टैंड करना होगा कि जितने भी इंजेक्शन हमारे स्टेराइल बनते हैं उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक डेडिकेटेड एनवायरमेंट्स होते हैं, डेडिकेटेड जोन्स होते हैं जिनको एसेप्टिक प्रोसेसिंग एनवायरमेंट्स या क्लीन रूम्स कहते हैं। तो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं आज दूर करना चाहूंगा कि अक्सर प्रोफेशनल्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं स्टेराइल एरिया में ये हुआ, स्टेराइल एरिया वो हुआ। तो स्टेराइल एरिया की जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो आज तक मैंने किसी भी गाइडलाइन में नहीं देखी। अगर किसी ने देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि किसी ने देखी है। इसके लिए या फिर एसेप्टिक प्रोसेसिंग एनवायरमेंट्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है या फिर क्लीन रूम्स की। तो क्लीन रूम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो क्लीन रूम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है वो उसके 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग एनवायरमेंट्स या फिर क्लीन रूम्स को मॉनिटर कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी गाइडलाइन को देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया देखें, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन देखें या यूरोपियन फार्माकोपिया को देखें, तो उसके अंदर 4 टेक्निक्स बताई गई हैं जो हम आपके सामने अभी आपको दिखा देते हैं कि ये डब्ल्यूएचओ की एक गाइडलाइन है, ये आप देख लें। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में 4 टेक्निक्स हमें बताता है। देखें, एक्टिव एयर सैम्पलिंग, सटल प्लेट टेक्निक, कॉन्टैक्ट प्लेट्स या फिर स्वैब्स आजकल यूज हो रहे हैं, और ग्लव प्रिंट। ये जो क्लीन रूम का ऑपरेटर होता है वो उसके फिंगर या स्टेराइल ग्लव्स जो उसने पहने होते हैं उसकी फिंगर की क्लीनलीनेस को जो है वो डिटरमिन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ग्लव फिंगरप्रिंट जो है वो यूज होता है। तो ये 4 टेक्निक्स में हम अगर एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं सेटल प्लेट को। तो ये 4 जो टेक्निक्स हमने बताई है इनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, उसके लिए क्या क्या यूज होता है वो आप पहले देख लें। अब ये देखें, ये एक प्लेट है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर 2 पोर्शंस में। अगर किसी भी ऑपरेटर का हम फिंगर डैब लेना चाहें तो वो उसको हम राइट उसके हैंड की 5 फिंगर्स इस तरफ उसका थंबप्रिंट ले लेंगे, फिंगरप्रिंट, और लेफ्ट हैंड का इस तरफ। चाहे तो अलग अलग आप प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। बेहतर तो ये कि आप एक हैंड के लिए अलग और दूसरे हैंड के लिए अलग अलग प्लेट्स यूज करें। ये हमारी सेटल प्लेट टेक्निक हो गई। सेटल प्लेट को हम जब एक्सपोज करते हैं तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट पे, वर्किंग एरिया पे एक्सपोज करते हैं। उसके अलावा जो तीसरी टेक्निक है वो स्वैब यूज होते हैं, लिंट फ्री स्वैब्स होने चाहिए। और जो चौथी टेक्निक है वो आपकी वो है एक्टिव एयर सैम्पलिंग की, जो एक्टिवली एयर को सैंपल करता है, यानी कि थ्रू द हेल्प ऑफ अ मशीन। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जो एरिया मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। तो सबसे पहले आज हम जो टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेटल प्लेट टेक्निक। तो ये क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वाइडली यूज टेक्निक है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है, चीप भी है, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट भी नहीं आती, तो बजाय एक्टिव एयर सैम्पलिंग के। सेटल प्लेट को हम पैसिव एयर सैम्पलिंग भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स। तो काफी सारी गाइडलाइन में पैसिव एयर सैम्पलिंग अगर कहा होगा तो उसका मतलब यही है कि हम सेटल प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेटल प्लेट के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो डायामीटर होता है प्लेट का वो होता है 90 mm। लास्ट वीडियो में हमने आपको मेजर करके भी दिखाया होगा। अब ये इसका डाया इस तरह से मेजर करते हैं, ये 90 mm होना चाहिए। किसी भी गाइडलाइन को आप देखेंगे तो उसके अंदर मेंशन हुआ होगा कि 90 mm की प्लेट होनी चाहिए। बल्कि इनफैक्ट ये आप देख लें, डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि सेटल प्लेट के लिए डायमीटर प्लेट का 90 mm होना चाहिए। और इसके अंदर जो मीडिया आप पोर करेंगे वो होना चाहिए ट्रिप्टिक सोया एगर। समटाइम्स लोग न्यूट्रिएंट मीडिया भी यूज करते हैं, लेकिन अब न्यूट्रिएंट मीडिया की टर्मिनोलॉजी जो है वो गाइडलाइंस में यूज होना तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। तो ट्रिप्टिक सोया एगर की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन अगर ट्रिप्टिक सोया एगर आप यूज करें तो वो रिकमेंडेड भी है। और उसकी एक और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो एक जनरल पर्पस मीडियम होता है, उसमें बोथ फंगस एंड बैक्टीरियल वाइड रेंज बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए आप ट्रिप्टिक सोया एगर को यूज करें तो वो रिकमेंडेड भी है और बेनिफिशियल भी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, इसके अंदर मीडिया तो आ गया। अब मीडिया प्लेट के अंदर कितना पोर करते हैं वो डिफरेंट गाइडलाइंस को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपने 15 to 20 ml मीडिया जो है वो प्लेट के अंदर पोर करना चाहिए। इतना मीडिया होना चाहिए कि प्लेट की जो बेस है वो कवर होनी चाहिए। जैसे इस तरह प्लेट को पोर करते हैं, ऊपर इसका लिड है, तो इसकी बेस जो है वो पूरी कवर होनी चाहिए और अच्छी लेयर बननी चाहिए। तो उसके लिए आपको तकरीबन 20 ml मीडिया जो है वो यूज करना होगा। 20 ml मीडिया इनफ होगा उसके लिए।
और सेकंड चीज जो है वो थर्ड चीज जो है वो उसका एक्सपोजर टाइम आ गया कि आपने प्लेट को एरिया के अंदर कितनी देर तक एक्सपोज करना है। गाइडलाइंस के अंदर थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये स्पीक थोड़ा सा ओरल टर्म यूज करती है और फार्माकोपी जो ब्रिटिश है और जो WHO की गाइडलाइन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कौन सी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो आपने उसी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने उतना ही टाइम प्लेट्स को देना होगा। जैसे हम WHO की बात करें, ये WHO की गाइडलाइन है, वो ये कहता है, आप देख सकते हैं, कहते हैं CFU पर 4 आवर्स, यानी आप इसको 4 आवर्स के लिए एक्सपोज करें। साथ में नीचे ये बताता है कि सेट इंडिविजुअल सेटल प्लेट्स में भी एक्सपोज फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स या उससे कम आप जो है वो इसको एक्सपोज करें। ये WHO की गाइडलाइन कहती है। और अगर हम USP को देखें तो वो क्या कहेगा, USP का जो चैप्टर है 1116, उसमें अगर आप पेज नंबर 7710 पे आएंगे तो वो यहाँ पे सेटल प्लेट का क्या कहता है, published data indicate that settling plates when exposed for 4 to 5 hour period can provide a limit of detection for suitable evaluation of aseptic environments। यानी आप सेटल प्लेट को 4 to 5 आवर्स के लिए एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप 5 आवर्स पे जाएं और मिनिमम आप 4 आवर्स, और इसी टाइम पीरियड के आगे पीछे आप इसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो WHO कहता है 4 आवर्स से वो आपने ऊपर एक्सपोज नहीं करना, USP कहता है कि आप 5 आवर्स तक भी एक्सपोज कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट गाइडलाइन में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, लेकिन 4 to 5 आवर्स जो है वो ओवरऑल एवरेज है। तो आपने फॉलो उसी गाइडलाइन को करना है जिसकी आप बाकी मेथड भी यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट गाइडलाइन दिखाने का पर्पस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गाइडलाइन में कहाँ पे क्या चीज मेंशन हुई है। तो ये 3-4 चीजें थी सेटल प्लेट के बारे में। चौथी चीज और लास्ट चीज जो है वो हम ये देखते हैं कि सेटल प्लेट को एक्सपोज कौन सी जगह पे करना है, कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी। तो वो आपने हाइट जो है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो होनी चाहिए वर्किंग हाइट, यानी कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगाइएगा, एक बंदा जो है यहाँ पे शेल्फ पे काम कर रहा है, तो आपने उसको, चूंकि इसकी ये वर्किंग हाइट है, तो आपने इसी हाइट के ऊपर लगाना है। अगर बंदा थोड़ी सी ऊपर हाइट है, वर्किंग हाइट है उसकी, तो आपने उस हाइट के ऊपर इसको एक्सपोज करना है। ये भी गाइडलाइंस ही बताती है कि आपने उसको वर्किंग हाइट के ऊपर प्लेट को एक्सपोज करना है। और जो इसकी सेटलिंग प्लेट की लोकेशंस है वो आपने कैसे डिटरमिन करनी है, वो एक रिस्क बेस प्रोसेस होता है। आपने देखना है कि आपके एरिया में कहाँ का रिस्क कहाँ ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आपने वहाँ प्लेट एक्सपोज करनी है। इसके लिए किसी भी गाइडलाइन में उन्होंने लोकेशन स्पेशली मेंशन नहीं की होती कि यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, वो कुछ आइडिया दे देते हैं कि आपने या मसलन वो ये कहते हैं कि आपने कौन सी एरिया में एक्सपोज करनी है प्लेट, तो उसके लिए वो ये कहेंगे कि जहाँ पे ह्यूमंस की मूवमेंट ज्यादा है, जहाँ पे इंटरप्शन ज्यादा हो रही है, जहाँ पे डोर्स ज्यादा ओपन क्लोज हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी डक्ट्स की रिटर्न्स हैं, वहाँ पे आप एक्सपोज करें। तो मतलब रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है सेटल प्लेट को एक्सपोज करने के लिए। तो इसके लिए कहीं किसी भी गाइडलाइन में नहीं है कि आपने हाँ इसी जगह एक्सपोज करना है, इसके अलावा दूसरी जगह है। तो आपने खुद से अपने एरिया को इंस्पेक्ट करना है, आपको जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ पे एक्सपोज होनी चाहिए तो आपने वहाँ वहाँ पे प्लेट एक्सपोज करनी है। तो इसके अलावा काफ़ी डिटेल्स है सेटल प्लेट में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एयर सैम्पलिंग को। ये तो आज पैसिव एयर सैम्पलिंग था, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्टिव एयर सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और साथ साथ उसके ऊपर शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।